नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोबाइल कोर्ट के माध्यम से हुई कार्रवाई। धनवंतरी नगर चौक में लगाई गई थी मोबाइल कोर्ट। बिहार मधुबनी के भाजपा विधायक के खिलाफ विश्वकर्मा समाज का फूटा गुस्सा। भगवान विश्वकर्मा के अपमान का आरोप लगाते हुए विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 40 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा, स्वास्थ्य विभाग और योजना शाखा से संबंधित रहीं। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने जनता दरबार के जरिए लोगों के दुख दर्द सुने। नगर निगम की जनसुनवाई में जनता के दुख दर्द सुनने के लिए नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर अधिकारियों की टीम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कर आदेश विभाग प्रमुख को दिए। कुल 40 शिकायतें जनता दरबार में पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। सर, हम लोगों के यहाँ जनसुनवाई शुरू की गई है और हम लोगों की जो रूटीन की जो आवेदन रहती है, जो कोई शिकायत वगैरह रहता है और जो जन समस्या रहता है, उस संबंध में आज जनसुनवाई की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदकों एवं अतिक्रमण की समस्या से जूझते कुछ लोगों ने बताया कि बार बार शिकायत करने पर भी राहत नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास नगर पालिका निगम अधिकार पत्र आया हुआ था मेरे पास, और सर इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ना नगर निगम कर पाया, ना कलेक्टर महोदय कर पाए, ना आयुक्त कर पाए, और आज मेरा नगर निगम आयुक्त से मिलना हुआ था। इसके द्वारा उन्होंने कोई समाधान का मुझे निराकरण नहीं दिया। मैंने सीवर लाइन का काम मांगा था, नाली निर्माण का काम मांगा था। अगर वहाँ कोई बीमार पड़ जाए तो एक एम्बुलेंस कम से कम खड़ी हो जाए। किसी के घर में अगर आग लग जाए तो एक आग बुझाने वाली गाड़ी जा सके। बस यही छोटी सी मूलभूत समस्याओं हैं। मेरा उसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है उसमें। नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आई शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें, ताकि आवेदकों को नगर निगम के चक्कर ना काटना पड़े। जबलपुर जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में पहली से 5वीं तक के स्कूल और कक्षाएं बुधवार से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। वर्चुअल बैठक में समिति के सदस्यों ने 50% क्षमता और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों के स्कूल खोलने की सहमति दी है। इसके साथ ही कक्षा 8वीं से 12वीं तक की आवासीय विद्यालय 100% खोलने का निर्णय लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय के बाद बुधवार 22 सितंबर से जिले में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की ये कक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के पालन एवं 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी। जिले में कोरोना के नए संक्रमितों के सामने आने की रफ्तार अब धीमी हो गई है। मंगलवार को बीते 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा मंगलवार को 5272 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। मंगलवार को कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं स्वस्थ होने वाले 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं कोरोना से जिले में किसी भी मरीज की मौत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जबलपुर में आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शहर विकास के मुद्दों, डेंगू के बढ़ते प्रकोप, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा कर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक के दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य मनीष शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जबलपुर में आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी और पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता शामिल हुए। बैठक में आप कार्यकर्ताओं ने शहर की खस्ताहाल सड़कों, बिजली के बढ़ते दामों, डेंगू के बढ़ते प्रकोप और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए जनता की सुविधाओं और विकास कार्यों में बरती जा रही हीला हवाली के मुद्दे पर आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है। जबलपुर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी को लेके वर्तमान सड़कें देख लें, नगर निगम में भ्रष्टाचार देख लें, डेंगू के रोज मरीज निकल रहे हैं। आज इतनी भ्रष्टाचार है कि डेंगू के नाम पे तमाम पैसे की बर्बादी की जा रही है। तो उन तमाम आंदोलन को लेकर आने वाले समय पे नगर निगम के खिलाफ अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर किए जाएंगे और उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। चाहे वो सड़क की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, बिजली के तमाम रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आने वाले समय पे आंदोलन किए जाएंगे। बैठक के दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य मनीष शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के माध्यम से विकास कार्यों के मुद्दों पर कार्य करने की बात कही।
हमने जब देखा सभी राजनीतिक पार्टियों का एनालिसिस किया और ये देखा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर केवल विकास के मुद्दे पर कार्य कर रही है, तो वो पता चला कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। हम काफ़ी समय से इसको वॉच कर रहे थे, इसकी स्टडी कर रहे थे और इससे प्रभावित होकर हमने अपने साथियों के साथ इस पार्टी को आज ज्वाइन किया है। और बैठक में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार रखे और विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर कार्य करने का संकल्प लिया। प्रदेश भर में बिना नियम कायदों के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सरकार को 6 माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह कोचिंग संस्थान संबंधी नियमों को लेकर अदालत द्वारा तय सीमा में निराकरण करे। जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। साल 2013 में दायर याचिका में मांग की गई थी कि सरकार ने अब तक प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से बिना पर्याप्त सुविधाओं के कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और अनाप शनाप फीस की वसूली कोचिंग संस्थानों में की जा रही है। हमने यह आपत्ति उठाई थी याचिका के माध्यम से कि स्कूल की तर्ज पर आजकल पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में निजी कोचिंग क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जिनके संदर्भ में कोई भी नियम कानून नहीं है। वो मनमर्जी से अपनी फीस ले रहे हैं, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है उनके द्वारा, ना ही कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या इवन सेफ्टी भी वहाँ नहीं उपलब्ध होती है और ना ही कोई पार्किंग की पॉलिसी है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए ये अहम आदेश दिया गया है डिविजनल बेंच द्वारा और 6 माह में उसका निराकरण करने के आदेश दिए। बरगी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए बैठने तक की जगह नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जब स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्कूल के स्टाफ ने उन्हें परेशानियों से अवगत कराया। बरगी के विधायक संजय यादव जब शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगी का निरीक्षण करने पहुंचे तो ये देखकर हैरत में पड़ गए कि आधी स्ट्रेंथ के साथ भी बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। स्कूल स्टाफ ने क्षेत्रीय विधायक को बताया कि कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और जिला पंचायत के सीईओ को लिखित आवेदन किया गया, लेकिन बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। संजय यादव ने इस मामले में जिला पंचायत और जिला शिक्षा अधिकारी से मोबाइल पर बात करके अतिरिक्त कमरे बनवाए जाने के निर्देश दिए। 50% की जनसंख्या में भी शायद 93 बच्ची हैं 10th में, 93 अगर आधी भी बच्ची नहीं बैठ पाएंगी क्योंकि वहाँ जर्जर स्थिति है। तो जहाँ भी स्मार्ट क्लास ऐसी जगह लगाएं कि कमरा वहाँ सीपेज ना आए, नहीं तो वो टीवी खराब हो जाएगी, प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत को महत्वपूर्ण से क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए, सीईओ मैडम को दौरा करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि स्कूल की तरफ ज़्यादा देखता नहीं। मैंने देखा है कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसका स्कूल की तरफ ध्यान नहीं जाता है, वो भगवान के भरोसे, टीचरों के भरोसे छोड़ देते हैं कि क्या हाल हो गए। लेकिन वास्तविकता क्या है, हम अपनी नींव मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी इमारत मजबूत कैसे होगी। विधायक निधि से स्कूल को टीवी और प्रोजेक्ट दिलाए गए हैं ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन जब स्कूलों में भवन ही ठीक ठाक नहीं है, जर्जर है और दीवारों में सीलन आ रही है, तो स्मार्ट क्लासेस का संचालन कैसे हो सकता है। दरअसल स्मार्ट क्लासेस का सपना देखने से पहले स्कूल भवनों को दुरुस्त कराया जाना जरूरी है। इसके बिना तरक्की के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले जबलपुर और आसपास जिलों के निवेशकों ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। निवेशकों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा बचत के लिए सहारा इंडिया में निवेश किया गया, लेकिन अब सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों की जमा रकम वापस नहीं की जा रही है, जिससे वे परेशान हैं। सहारा इंडिया में रकम जमा करने वाले जबलपुर और कटनी जिले के निवेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण कार्यालय शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। कटनी और जबलपुर जिले के निवेशकों ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनके द्वारा सहारा इंडिया में राशि जमा की गई थी, लेकिन निवेश की अवधि पूर्ण होने के बाद भी वे अपने खून पसीने की कमाई वापस पाने के लिए सालों से सहारा इंडिया कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं लौटाया जा रहा है। निवेशकों ने इस मामले में लिखित शिकायत देकर जांच करने और कार्यवाही की भी मांग की है। कैमूर ब्रांच से आया हूं सर। मेरा 2017 से 12 से 15 लाख रुपए फंसा हुआ सर। केवल पेशी डेट में डेट, उसके अलावा कुछ नहीं सर। ये पिछले बार 10 अक्टूबर को मेरे पिताजी खत्म हो गए। तेरही के लिए इन लोगों ने पैसा तक नहीं दिया, 1 रुपए। मेरे खुद के पिताजी खत्म हो गए। सहारा इंडिया में किया था सर मैंने, और 1 रुपया नहीं मिला। केवल 2017 से तारीख पे तारीख किसी भी प्रशासन का अधिकारी, कलेक्टर महोदय के पास जाएं, टीआई साहब के पास जाएं,
सब जगह निराश हो गए। हमारा पैसा 18 महीने का किया था हमने, आज हमको 5 साल हो गए चक्कर लगाते लगाते, और हम हनुमान ताल खेरमाई वार्ड से आए हैं। कहाँ जमा किया था पैसा? हमने रद्दी चौकी पे है जो सहारा, उधर किया है। कितना पैसा है? 4 लाख। क्या काम करती हो? बीड़ी बनाते हैं, हमारे बच्चे ठेले लगाते हैं, हम इतने परेशान हैं, हमारे पास घर भी नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं। गौरतलब है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निवेशकों के पैसे न लौटाए जाने के मामले में सहारा इंडिया के संचालक सहित अन्य लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में निवेशक अब शिकायत लेकर राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ तक पहुंच रहे हैं। सदर स्थित शासकीय मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती महिला मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर जबरदस्ती डिस्चार्ज करने के और अस्पताल स्टाफ के द्वारा अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर महिला मरीज और उसके परिजनों के आरोपों को अस्पताल प्रबंधन नकार रहा है। प्रबंधन का कहना है कि महिला मरीज बेड शुल्क जमा किए बगैर फाइल लेकर अस्पताल से भागने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान उन्होंने सुरक्षाकर्मी से हाथापाई भी की है। महिला मरीज नीलम दुबे और उसकी पुत्री किरण दुबे ने अस्पताल प्रबंधक पर मरीज को अस्पताल से जबरदस्ती डिस्चार्ज किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए और अस्पताल प्रबंधन पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। पेट में हमारे खूब दर्द है। और शुक्रवार को हम भर्ती हो गए थे। और अभी इंजेक्शन लगाना बाकी मेरे पर्ची में भी है कि इंजेक्शन हमारे लगेगा, और उसके बाद हमको हॉस्पिटल से निकाल दिए, भगा दिए। बेड नहीं, और आप जानिए तो देखिए पूरा बेड खाली है। और हम लोग को वहाँ तक घसीट के हम लोग जा रहे थे, हम लोग को घसीटी थी, पूरा स्टाफ को जो झाड़ू पोछा लगाती है सबको इकट्ठा करके, और वो बोलती है कि हम वो हैं सरकारी कर्मचारी हैं, हम अभी तुम्हें अंदर करवा देंगे। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने महिला मरीज और उसके परिजनों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आज उनकी तबीयत ठीक होने के कारण दूसरे मरीजों को, जरूरतमंद पड़ने वालों को, मरीज को उनको डिस्चार्ज किया गया। वो डिस्चार्ज नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने जो फाइल थी वो लेके यहाँ से भागना चालू किया बिना बिल पेड किए। जब हमारे गार्ड ने उन्हें रोका तो उन्हें गार्ड से बदतमीजी करके उन्होंने हाथ पैर भी उन्हें मारे। जब उन्हें यहाँ बुला के समझाया गया, मैडम ने खुद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए सलाह दी तो भी वो मान गई। उनके हस्बैंड ने भी यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दे के गई, और अभी उन्हें पता चला कि आप वो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेस में कंप्लेंट दे रही हैं। बरगी के मनकेड़ी गांव में लकवाग्रस्त मानसिक विकलांग महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। महिला के विकलांग पति की शिकायत पर बरगी पुलिस ने उसके पड़ोसी के विरुद्ध दुराचार का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरगी थाना क्षेत्र के मनकेड़ी गांव में लकवाग्रस्त मानसिक विकलांग महिला से दुराचार का मामला सामने आया है। महिला के दिव्यांग पति की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पड़ोसी कालीराम बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है। महिला का विकलांग पति रोजाना की तरह मजदूरी करने गया हुआ था। जब शाम के वक्त घर लौटा तो उसका पड़ोसी कालीराम बर्मन उसकी विकलांग पत्नी से दुराचार कर रहा था। महिला के पति ने काली बर्मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वारदात के बाद महिला के पति ने थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सोमवार की शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना बरगी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उसको जुडिशियल रिमांड में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। साक्ष्य संकलित करके आरोपी के खिलाफ विधि सम्मत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हनुमानताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गरीब बस्तियों में किए जा रहे अवैध कार्यों और वाहनों में अवैध रूप से की जा रही गैस रिफिलिंग के विरोध में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव किया। स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने सीएसपी और थाना प्रभारी को अवैध कार्यों में लिप्त लोगों की जानकारी दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस यदि किसी भी माइनर एक्ट, क्रिमिनल माइनर एक्ट, हनुमानताल थाना क्षेत्र की गरीब बस्तियों में चल रहे अवैध कार्यों के विरोध में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने हनुमानताल थाने का घेराव किया। स्थानीय जनता जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि थाना क्षेत्र की गरीब बस्तियों में कुछ लोग वाहनों से गैस की अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों की जान जोखिम में है। इसके साथ ही राजनीतिक संरक्षण में कई प्रकार के अवैध कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय जनता और भाजपा नेताओं ने सीएसपी गोहलपुर अखिलेश कौर और थाना प्रभारी हनुमानताल को इस संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। आपके क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही है, हमने लिखित शिकायत दी है, उस पर कार्रवाई चाहिए हमको। ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की अपनी घटना हो जाए। गैस फिलिंग का काम चल रहा है। गरीब बस्तियों में
अवैध गैस भरने का काम जो ऑटो में हो रहा है, क्योंकि वो बस्तियों से लगा हुआ है। अगर कल के दिन घटना दुर्घटना हो जाएगी, इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? फिर शासन प्रशासन को बदनाम करेंगे। तो हम लोग ने आज उनको आके उनसे बात की कि भाई साहब इस चीज़ को, ये काम को, अवैध काम को बंद कराएं, क्योंकि अगर कल के दिन कोई घटना दुर्घटना हुई तो ये भाजपा सरकार को बदनामी के दाग लगेंगे। सीएसपी गोहलपुर संभाग ने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और उन्हें उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित चीज़ है, जिसमें संबंधित विभाग को भी सूचित किया जा रहा है कि उनके जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होकर पुलिस की उपस्थिति में कार्रवाई करें, ताकि क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और आम जनजीवन सुरक्षित बना रहे। सभी जो कार्यकर्ता आए हैं उनको समझाया भी गया है और उनकी शिकायतों को सुना भी गया है। स्थानीय लोगों ने बस्तियों में अवैध कार्य करने वाले लोगों की जानकारी भी पुलिस अधिकारियों को दी और सख्त कार्यवाही करने की मांग की। गोहलपुर थाना क्षेत्र रद्दी चौकी चितरंजन वार्ड में किराए के मकान में रहने वाले मजदूर की मकान के छज्जे से गिरकर मौत हो गई। इस घटना के बाद मकान मालिक ने गोहलपुर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के चितरंजन वार्ड रद्दी चौकी इलाके में अब्दुल लतीफ के मकान में किराए से रहने वाले एक मजदूर मंजू पंद्राम की मकान के छज्जे से गिरने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोहलपुर पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि मंजू डिंडोरी जिले का रहने वाला था और मजदूरी करने जबलपुर आया था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी है। पता चला अंशु पंद्राम जो डिंडोरी जिले का रहने वाला है, वो वहाँ 5 लोगों के साथ किराए से रहता था और रात को बारिश के दौरान वो जब नीचे उतरने सुबह नीचे उतर रहा था, उस समय सीढ़ियों से फिसल गया वो वो मुंह के बल गिरने से उसको ज़्यादा चोट लगी और फिर उसकी जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उससे मृत घोषित कर दिया गया। उसका विधिवत पंचनामा किया गया और उसकी जाँच अभी की जा रही है अन्य तथ्यों की। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।